एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP6। आज मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक में हमारे जो मानक दिए गए हैं वो हैं, पहला है IFRS फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS। सेकंड IFRS सेकंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स। थर्ड IFRS थर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। IFRS फोर्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। IFRS फिफ्थ नॉन कॉन्ट्रैक्ट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड discontinued operations. IFRS 6 exploration for and evaluation of mineral resources. IFRS 7 financial instrument disclosure. IFRS 8 operating segment. IFRS 9 financial instruments. IFRS 10 consolidated financial statements. IFRS 11 joint arrangement. IFRS 12 disclosure of interest in other entities. IFRS 13 fair value measurement। अब हम एक एक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है IFRS फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ IFRS। ये ऐसे जो वित्तीय प्रतिवेदन है इनको IFRS फर्स्ट की पालना आवश्यक रूप से करनी होती है और IFRS के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, वित्तीय प्रतिवेदनों को अधिक पारदर्शी बनाना। दूसरा, वित्तीय प्रतिवेदनों को सर्वाधिक रूप में तुलनात्मक बनाना। तीसरा, ऐसे प्रतिवेदनों को तैयार करने में लाभों से अधिक लागत नहीं आनी चाहिए। चौथा, वित्तीय प्रतिवेदन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रदर्शित करना। तो आपने देखा कि ये इसके उद्देश्य हैं। इसके साथ ही आपको इसमें देखना होगा कि ऐसे प्रतिवेदनों में व्यवसाय इकाई द्वारा प्रयोग में ली गई लेखांकन नीतियों का भी वर्णन किया जाता है तथा इनमें निम्नलिखित अग्रलिखित बातों का समावेश होता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली है, व्यवसाय इकाई द्वारा अवधि के अंत तक समान लेखांकन नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, IFRS के अनुसार बताई गई नीतियों का पालन किया जाना आवश्यक है। तीसरा, IFRS के अनुसार सभी संपत्तियों एवं दायित्वों की पहचान की जानी चाहिए। चौथा, यदि किसी संपत्ति एवं दायित्वों के लिए IFRS ने कोई अनुमति नहीं दी है तो उसकी पहचान वित्तीय प्रतिवेदनों में नहीं की जाएगी। पांचवा, व्यवसाय इकाई की वित्तीय स्थिति की पहचान के लिए IFRS को अवधि की शुरुआत से ही लागू कर देना चाहिए। छठा, ऐसी मदें जिन्हें पूर्व में GAAP के अंतर्गत किसी और तरीके से लेखांकित किया गया था उन्हें IFRS के अनुसार लेखांकित किया जाना चाहिए। अन्य IFRS से मुक्ति। IFRS फर्स्ट सामान्यतः सभी निर्गमित IFRS को लागू करने की अपेक्षा करता है, परंतु इसमें निम्नलिखित तत्वों के लिए सीमित छूटें दी गई हैं। पहला, संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण। दूसरा, कर्मचारियों के हित लाभ। तीसरा, विभिन्न व्यापारों का लाभ। चौथा, एकीकृत वित्तीय प्रपत्र। पांचवा, बीमा अनुबंध। छठा, सहायक कंपनियों की संपत्तियां तथा दायित्व। सातवां, पट्टा अनुबंध। आठवां, ऋण लेने की लागत। दूसरा है IFRS सेकंड शेयर बेस्ड पेमेंट। इस तरह के लेन देनों में हम तीन प्रकार के लेन देन को शामिल करते हैं। पहला है समता पर आधारित अंश मूल्य भुगतान। दूसरा, नकद पर आधारित अंश मूल्य भुगतान। तीसरा, नकद विकल्प के साथ अंश मूल्य भुगतान। ऐसे भुगतान सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को भी किए जाते हैं। सभी कंपनियों को पृथक रूप से अपने वित्तीय खाते तैयार करने हेतु ऐसे भुगतानों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। थर्ड, IFRS थर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक व्यापारिक संयोजनों का वर्णन करता है। इस IFRS के अनुसार व्यवसाय प्राप्त करने वाली कंपनी अर्थात जिसने कोई व्यवसाय क्रय किया है उसे निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहला, सभी संपत्तियों और दायित्वों की पहचान।
दूसरा, क्रय किए गए व्यापार की ख्याति की पहचान। तीसरा, क्रय मूल्य और ख्याति की राशि के अंतर से लाभ और हानि की गणना। चौथा, ऐसी सूचनाओं का निर्धारण करना जो वित्तीय प्रपत्रों के प्रयोक्ताओं के लिए आवश्यक है। ऐसा व्यापार जिसने किसी अन्य व्यापार का क्रय किया है उसे इस IFRS के अनुसार अपने अनुबंधों का निर्माण करना होगा। इस क्रेता कंपनी को अनियंत्रित स्थितियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर करना होगा। इस IFRS के माध्यम से संपत्तियों और दायित्वों की पहचान के संबंध में निम्नलिखित सीमित छूटें प्रदान कर सकते हैं। पहला, पट्टे और बीमा के अनुबंधों को उनकी शर्तों के अनुसार पूरा किया जाएगा, न कि बाजार की स्थितियों के अनुसार। दूसरा, वित्तीय विवरणों में केवल उन्हीं संयोगिक दायित्वों को शामिल किया जाएगा जिनकी पहचान का कोई विश्वसनीय आधार है। तीसरा, कुछ संपत्तियां और दायित्व बाजार मूल्य पर नहीं, अन्य IFRS के आधार पर मूल्यांकित किए जाएंगे। चौथा, क्रय प्रतिफल और शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के अंतर को ख्याति समझा जाएगा। सामान्य अर्थों में क्रेता कंपनी को सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को IFRS के अनुसार मूल्यांकित करना होगा। इस मूल्यांकन की विधि का प्रकटीकरण करना होगा और प्रतिवेदन की तिथि पर इन सभी समायोजनों को वित्तीय प्रतिवेदनों के साथ संलग्न करना होगा। चौथा, IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक बीमा अनुबंधों को व्यक्त करता है। ऐसे अनुबंधों के संबंध में वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करना इस IFRS के अंतर्गत शामिल है। इस IFRS में बीमाकर्ता कंपनी को अपने प्रतिवेदनों में शामिल की जाने वाली सूचनाओं का वर्णन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन मानक सभी बीमा के अनुबंधों पर लागू होता है। यह बीमा के अनुबंध नवीनीकरण से संबंधित भी हो सकते हैं। इस मानक द्वारा पॉलिसी धारक के लेखांकन का वर्णन नहीं किया जाता। यह मानक बीमा करने वाली कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों के लेखांकन का वर्णन भी नहीं करता है। पांचवा, IFRS 5 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक विक्रय हेतु गैर चालू संपत्तियों तथा बंद हो चुकी गतिविधियों के लेखांकन का वर्णन करता है। ऐसी संपत्तियां जिन्हें विक्रय हेतु रखा गया है उनका मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए। इनके मूल्यांकन में से विक्रय में लगने वाली लागतों को भी घटा देना चाहिए। इन संपत्तियों को वित्तीय प्रतिवेदन में पृथक रूप से दिखाया जाना चाहिए। यदि संस्था के द्वारा किसी कार्य को बंद कर दिया गया है तो उस गतिविधि से उत्पन्न सभी परिणामों को पृथक रूप से दिखाया जाएगा। छठा, IFRS 6 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन मानक खनन संसाधनों के मूल्यांकन की व्यवस्था भी करता है। किसी संस्था द्वारा खनन संसाधनों पर किए गए व्यय इस मानक की सहायता से लेखांकित किए जाते हैं। इन व्ययों में खनन संसाधनों को प्रयोग में लेने हेतु सभी कानूनी व्यय और उन्हें वाणिज्यिक स्थिति में लाने तक के सभी व्यय शामिल होते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार व्यवसायी इकाई को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक 8 IAS 8 को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। लेखांकन में व्यवसायिक इकाइयों की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, यह वह विशेष समयावधि जिसमें खनन संपत्ति को प्रयोग में लेने के कानूनी अधिकार है। दूसरा, खनन संपत्ति के प्रयोग में किए गए ऐसे व्यय जो अनुमानित नहीं थे। तीसरा, किसी विशेष क्षेत्र में किया गया ऐसा खनन जो फलदायक नहीं रहा हो और उसे बंद करने का निर्णय लिया गया हो। सातवां, IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन मानक वित्तीय विपत्रों के स्पष्टीकरण से संबंधित है। भारतीय लेखांकन मानक 32 भी इन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है। IFRS 7 और AS 32 में कोई अंतर नहीं है, अतः इसे पृथक रूप से पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं है। आठवां, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन मानक अपने लेखांकन प्रतिवेदनों में
निम्न तथ्यों को शामिल करने की अपेक्षा करता है। पहला, संस्था के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं अथवा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण। दूसरा, जिस क्षेत्र में संस्था का संचालन हो रहा है उसका विवरण। तीसरा, संस्थान के मुख्य ग्राहक। यह IFRS उन मदों को विशेष रूप से चिन्हित करता है जिनका उल्लेख संस्थान के प्रतिवेदन में किया जाना आवश्यक है। इन मदों में आय के उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो कुछ आय का 75% उत्पन्न करते हैं। इस प्रतिवेदन में लक्ष्यों और प्राप्तियों को भी व्यक्त किया जाता है जिससे उनके अंतर का पता लगाया जाता है। नवा, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदन मानक संस्था को उसकी संपत्तियों का वर्गीकरण करना बताता है। इसके अनुसार सभी संपत्तियों को उचित मूल्य पर लेखांकित किया जाता है। अन्य वित्तीय संपत्तियों को उनकी लागत मूल्य पर लेखांकित किया जाना चाहिए। अन्य किसी संपत्ति को उनके वसूली योग्य मूल्य पर दिखाया जा सकता है। वित्तीय प्रपत्रों के अनेक प्रयोक्ताओं ने इस अंतर्राष्ट्रीय मानक को IAS 39 से अधिक उचित बताया है क्योंकि उसे लागू कर पाना और समझना अत्यंत कठिन कार्य है। इस आधार पर बोर्ड द्वारा IAS 39 को सुधारा गया है और वर्तमान में IFRS 9 ने IAS 39 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। थैंक यू।